हेलो फ्रेंड्स। सो आज के टॉपिक पे जिस पे हम बात कर रहे हैं दैट इज़ रूल्स फॉर एट्रीब्यूशन एक्नॉलेजमेंट एंड डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स। सो we will start with the introduction and then we will come to attribution first. एट्रीब्यूशन क्या है और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स का एट्रीब्यूशन किस तरह से होता है। देन एक्नॉलेजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स की हम बात करेंगे, दैट कौन एक्नॉलेज करता है एंड व्हाट इज़ द प्रोसेस फॉर द एक्नॉलेजमेंट एंड व्हाट आर द प्रोविजन अंडर आईटी एक्ट। देन वी विल कम टू dispatch of electronic record, and finally we will be talking about the time and place of dispatch of electronic records. So what are the provisions which IT Act lays down regarding all that? So वो हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। So let us start with the introduction. See, जब भी हम किसी कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं, so जो बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में, that is communication of proposal and its acceptance. चाहे वो ऑनलाइन मोड में है कॉन्ट्रैक्ट या वो ऑफलाइन मोड में है, दिस इज ऑलवेज इम्पॉर्टेंट। नाउ जब भी एक कॉन्ट्रैक्ट की हम बात करते हैं, इट कम्स इनटू एग्जिस्टेंस ओनली व्हेन द एक्सेप्टर गिव्स हिज एक्सेप्टेंस, और ये केवल एक्सेप्टेंस ही है विच गिव्स राइज टू एनी कॉज ऑफ एक्शन, and it is not just the making of offer that gives rise to the to any kind of cause of action. Rather cause of action तभी rise होता है जब acceptance किसी proposal का होता है। Now जब हम IT Act की बात करते हैं और IT Act में communication या acceptance of proposal की बात करते हैं, CIT Act has not amended or substituted the provisions रिलेटिंग टू कम्युनिकेशन। किसी भी तरह से कोई चेंज आईटी एक्ट ने नहीं किया है जब हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की बात करते हैं। रैदर आईटी एक्ट इट हैज़ गिवन लीगल रिकग्निशन टू द कम्युनिकेशन जो होता है कंप्यूटर्स के थ्रू या कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू या कंप्यूटर नेटवर्क के थ्रू। सो दैट इज लीगलाइज्ड नाउ बाय द आईटी एक्ट। एंड IT Act, it identifies that e-record on the basis of attribution, acknowledgement and dispatch. And जब हम इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड की एट्रीब्यूशन, एक्नॉलेजमेंट और डिस्पैच की बात करते हैं, so the parties they are also categorized into 3 categories. Generally, फिजिकल वर्ल्ड में एक कॉन्ट्रैक्ट जब होता है तो देर आर 2 parties. But in e-contracts और द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स जब एक जगह से दूसरी जगह सेंड किया जाता है, सो देर आर 3 पार्टीज विच आर इन्वॉल्व, और वो 3 पार्टीज हैं आपका ओरिजिनेटर, इंटरमीडियरी एंड एड्रेसी। सो नाउ वी कम टू द रूल्स रिलेटिंग टू दिस attribution, acknowledgement and dispatch. First, let us discuss the attribution of electronic record. So this is defined under section 11 of IT Act, and it says that an electronic record shall be attributed to the originator in these 3 circumstances. पहला, when it is sent by the originator himself, जब originator खुद send करता है, then we can say that the electronic record that is attributed to the originator. Secondly, इन दो सर्कमस्टांसेस जहाँ पे ओरिजिनेटर खुद सेंड नहीं करता है किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को, बट इट इज सेंट बाय एनी अदर पर्सन हु इज ऑथोराइज्ड बाय द ओरिजिनेटर. नाउ इन दैट सर्कमस्टांसेस आल्सो द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड shall be attributed to the originator. And thirdly, if the electronic record it is sent through any information system which is programmed or on behalf of the originator which operates automatically. So बहुत सारे आज के वक्त में ऐसे
ऐसी इंफॉर्मेशन सेंड होती है जो ऑटोमेटिकली सेंड होता है, and that is set already by the originator on his behalf. So that in that circumstances also जो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड है इस तरह से अगर वो ऑटोमेटेड प्रोसेस से भी सेंड हुआ है, so that shall be attributed to the originator. Now second thing हम आते हैं acknowledgement पे, acknowledgement of receipt. Obviously जब हम acknowledgement की बात करेंगे, acknowledgement will be made by the person to whom the electronic record is sent. अब जिसको भेजा गया है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, सपोज एक मेल है किसी तरह की, आप किसी को मेल करते हैं, सो यू आर एन ओरिजिनेटर, और जिसको आपने भेजा है मेल, वो पर्सन जो है वो आपका सेकंड पार्टी है, एड्रेसी भी हम उसको बोलते हैं, एंड ही इज ऑल्सो द रेसिपेंट ऑफ दैट इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. सो जिस पर्सन को आपने भेजा है, जो रिसीवर है, वो एक्नॉलेज करता है. So section 12 talk about the acknowledgement of electronic record, and it says now there are two different things relating to acknowledgement. और पहली जो है, that where the originator has not stipulated in what manner the acknowledgement of receipt of electronic record be given. So किस तरह से acknowledgement होना है इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का. सो अगर ओरिजिनेटर ने ये कहीं पे भी मेंशन नहीं किया है, सो ऐसे में जो एक्नॉलेजमेंट की जा सकती है, दैट कैन बी डन इन टू वेज. और वो दो कौन कौन से तरीके हैं जिससे एक्नॉलेजमेंट हो सकता है. रिमेंबर, हम बात कर रहे हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस की जहाँ पे ओरिजिनेटर ने जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सेंड किया, सो ये मेंशन नहीं किया है कि एक्सेप्टेंस और एक्नॉलेजमेंट किस तरह से होगा. ऐसे में दो डिफरेंट वेज हैं, टू डिफरेंट वेज आर देयर इन विच एक्नॉलेजमेंट कैन बी मेड बाय द एड्रेसी. वो कौन से हैं? फर्स्ट, एनी कम्युनिकेशन बाय द एड्रेसी, ऑटोमेटेड और अदरवाइज. कोई भी कम्युनिकेशन जिसे रिवर्ट बैक करता है जो एड्रेसी है, सो और ऑटोमेटेड प्रोसेस भी अगर है कोई, so that shall be considered to be a valid acknowledgement. Secondly, अगर if any conduct of the addressee is there, ऐसा कोई भी conduct addressee का जो sufficient है ये indicate करने के लिए that he has received the electronic record. So acceptance या acknowledgement, that means कि वो conduct के through भी की जा सकती है. So ऐसा कोई भी conduct जिससे ये sufficiently indicate हो that the addressee has received the electronic record, so that is also a valid acknowledgement. Now in those circumstances, now we come to the other aspect, that where the originator has stipulated that electronic record तभी बाइंडिंग होगा जब एक्नॉलेजमेंट उस तरह से की जाती है जिस तरह से ओरिजिनेटर ने कहा है. So if the originator has done or has asked the acknowledgement to be in that manner, so ऐसे में acknowledgement केवल और केवल उसी तरीके से करना जरूरी है addressee के लिए, in what manner it is asked by the addressee, right? Now moving on, now in those circumstances where the originator has not stipulated कि इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को एक्नॉलेज किस तरह से किया जाएगा और बाइंडिंग कब होगा इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, अगर इस तरह से मेंशन नहीं किया है, नीदर ही हैज स्पेसिफाइड एनी स्पेसिफिक टाइम फॉर द एक्नॉलेजमेंट, एंड इफ द ओरिजिनेटर हैज नॉट रिसीव्ड द एक्नॉलेजमेंट. सो जस्ट रिमेंबर, हम बात कर रहे हैं ऐसे सर्कमस्टांसेस के बारे में जहाँ पे ओरिजिनेटर ने स्टिपुलेट नहीं किया है कि एक्नॉलेजमेंट किस तरह से किया जाएगा और बाइंडिंग कब होगा, ना ही कोई टाइम स्पेसिफाई किया है एक्नॉलेजमेंट के लिए, और द ओरिजिनेटर हैज नॉट रिसीव्ड द एक्नॉलेजमेंट येट. सो ऐसे में भी देर आर टू सर्कमस्टांसेस, टू डिफरेंट वेज आर देयर. पहला ये होगा दैट द ओरिजिनेटर कैन गिव अ नोटिस टू द एड्रेसी
that he has sent the electronic record and he has not received any kind of acknowledgement from his side. addressee की तरफ से उसे कोई acknowledgement अभी तक उसका नहीं मिला है. So he can give a reasonable time to the addressee that he must respond or he must acknowledge within that time which is given to him. और इसके बाद भी अगर if the reasonable time is given to the addressee for the purpose of acknowledgement and still जो एड्रेसी है वो एक्नॉलेज नहीं करता है जो उसको टाइम विच इज गिवन बाय द ओरिजिनेटर, देन इन दैट सर्कमस्टांसेस ये बेसिकली प्रिज्यूम किया जाता है दैट द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड हैज नेवर बीन सेंट बाय द ओरिजिनेटर, जैसे कि उसने कभी वो भेजा ही नहीं है. नाउ वी कम टू द थर्ड थिंग, दैट इज टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच एंड रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. सेक्शन 13 इसके बारे में बात करता है और सेक्शन 13(1) it starts with the words save as otherwise agreed between the originator and addressee. So that means कि अगर एड्रेसी और ओरिजिनेटर के बीच में कोई एग्रीमेंट है रिगार्डिंग टाइम एंड प्लेस ऑफ डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड, so in that case the rules will be governed by those agreement, अगर उनके बीच में कोई agreement है. But if there is no agreement regarding the dispatch of the or time and place of dispatch of electronic record, then the dispatch of electronic record वो तब माना जाता है कि कब dispatch हुआ, when it enters the computer resource outside the control of originator. इन सिंपल वर्ड्स, जैसे आप किसी को मेल भेज रहे हैं कोई, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड. और ऐसे में डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड तब माना जाता है जब वो मेल आपके कंट्रोल से बाहर है एंड व्हेन इट एंटर्स द अदर कंप्यूटर रिसोर्स. सो जैसे ही मेल आपके कंट्रोल से बाहर है, दैट मीन्स इट द डिस्पैच हैज टेकन प्लेस. मूविंग ऑन, section 13 subsection 2, and now again it starts with the same words, save as otherwise agreed between the originator and the addressee. The time of receipt of electronic record shall be determined by the following rules. Now अब हम टाइम पे आते हैं, टाइम ऑफ डिस्पैच ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड पे. सो अगेन अगर कॉन्ट्रैक्ट, अगर कोई एग्रीमेंट है इसके रिगार्डिंग ओरिजिनेटर के बीच में और एड्रेसी के बीच में, then the rules will be governed by the agreement. Otherwise, if there is no such agreement, तब rules क्या होंगे? Then the receipt occurs at the time when the electronic record enters the designated computer resource. जो designated computer resource है उसमें जब इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड एंटर करता है, दैट इज वेयर वी से कि रिसिप्ट हैज बीन मेड, इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड रिसीव हो गया है. डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, आप यहाँ पे यू कैन टेक एन एग्जांपल, सपोज अ मेल इज देयर, मेल आईडी इज देयर, और मैंने वो मेल आईडी आपको दे रखा है, एंड इफ यू सेंड दैट मेल ओनली ऑन दैट ईमेल आईडी, तो ये एक डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स है. और ऐसे में मेल जब उस ईमेल अकाउंट में आप सेंड करते हैं, सो इट इज प्रिज्यूम्ड टू बी रिसिप्ट व्हेन इट एंटर्स द दैट डेजिग्नेटेड कंप्यूटर रिसोर्स, जो कि मेल है, जिसमें जब वो एंटर करता है, सो उस वक्त को हम बोलेंगे दैट द रिकॉर्ड हैज रिसीव्ड. Now secondly, if there is no designated computer resource, now कोई मेल आईडी स्पेसिफिक आपको नहीं दे रखा है, ओरिजिनेटर के पास नहीं है, still he sent that to some non designated computer resource, कोई और non designated computer resource है. now suppose I have two mail ID, मेरी दो ईमेल आईडी हैं. मैंने एक ईमेल आईडी आपको दे रखा है दैट यू सेंड द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड ऑन दैट मेल आईडी, लेकिन आप उस पे ना भेज के सी जो मैंने आपको
दिया है that you will send on this email ID, that is a designated computer resource, but you send that on other email ID, so that is a non-designated computer resource. So if you are sending that electronic record on any non-designated computer resource, so ऐसे में electronic record shall be presumed to be received at the time when I retrieve that information or that electronic record. So this is the difference between these two. Designated computer resource पे receipt कब होता है और नॉन डेजिग्नेटेड पे रिसिप्ट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड कब होता है. However, finally it says that if the addressee has not designated a computer resource or along with specified timing, whatever, at that time a receipt occurs when the electronic records enter the computer resource of the addressee. Now moving on, section 13 subsection 3. Again the same lines are there. I need not to repeat it again. Save as otherwise agreed. And it talks about the dispatched, that electronic record is deemed to be dispatched from the time where the originator has his place of business. अब dispatch कहाँ से माना जाएगा electronic record, क्यों किस place से dispatch हुआ है. So it shall be deemed to be dispatched from the place of business of the originator. And receipt की जब हम बात करेंगे कि what is the place of receipt of electronic record, so again that will be the place of business for the addressee as well. Now 13 subsection 4 says that if the section 13 subsection 2, it shall also apply if the computer resource located that is different from the place where electronic record is deemed to have been received. तो ऐसे में जो 13.2 जो हमने अभी डिस्कस किया उसी के प्रोविजन जो हैं वो अप्लाई करेंगे. Then finally we come to section 13 subsection 5. Now ये बात करता है कि जहाँ पे ऐसे सर्कमस्टांसेस भी कहीं पे हो सकते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड अगर आप सेंड करते हैं या रिसीव की बात आती है, so there are more than one place of business. So then what shall be considered to be the place of business? अगर एक से ज़्यादा places हैं तो कौन सा place हम place of business बोलेंगे for the purpose of receipt of electronic record and dispatch of electronic record. So very clearly section 13 subsection 5 lays down in this regard that in such cases, if the originator or the addressee has more than one place of business, then the principal place of business shall be considered to be the place of business, right? So एक से ज़्यादा place of business है तो जो principal place of business होगा वही consider किया जाएगा place of business for the purpose of dispatch and receipt of electronic record. Secondly, if there is no place of business, that may also happen कि कोई designated place of business है ही नहीं. In those cases, their usual place of residence shall be the place of business. जो उनका residential place है वही place of business consider किया जाएगा. And in case for the purpose of a body corporate, the place of business shall be the place जहाँ पे उनको register किया गया है. कोई कंपनी है, पार्टनरशिप फर्म है, तो उनके रिगार्डिंग जब हम बात करते हैं कि प्लेस ऑफ बिजनेस क्या होगा, सो प्लेस ऑफ बिजनेस उनके लिए that shall be the place where they are registered. So these are the rules relating to attribution, acknowledgement and dispatch of electronic record under IT Act. So that is it in this. Thank you.